हमारी खास पेशकश अब की बार किसकी सरकार में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वे बेहद युवा हैं और उस क्षेत्र से प्रत्याशी बनने का दावा कर रहे हैं जहां से नीतीश कुमार के बहुत करीबी विजय कुमार चौधरी चुनाव 3 बार से लगातार जीतते रहे हैं और कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। आखिर एक युवा कई तरीके होते हैं जिससे समाज सेवा की जा सकती है। आखिर वे राजनीति में क्यों आए हैं और वह भी इतने कद्दावर नेता के खिलाफ। सराय रंजन क्षेत्र जो विधानसभा है वहां से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं विजय कुमार चौधरी। हम जानना चाहेंगे सबसे पहले, आप तो युवा हैं और क्या आपको ज़रूरत पड़ गई कि आप राजनीति में आ गए? वर्तमान परिदृश्य में बिना राजनीति के समाज में बदलाव संभव नहीं है, इसलिए राजनीति को मैंने चुना क्योंकि मैं चाहता हूं समाज में एक सकारात्मक बदलाव हो। शुरुआत हम इस बात से करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की और शुरुआत आपके जीवन की कहाँ से हुई, यानी कि यात्रा जो आपने एक युवा होने के साथ साथ जो कदम रखा, तो पहले किस क्षेत्र में आपने कदम रखा और कहाँ से चल कर के आप इस राजनीति तक की यात्रा में पहुँचे? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद पत्रकारिता को अपना कैरियर के तौर पे मैंने चुना था और विभिन्न राष्ट्रीय चैनलों में मैंने काम किया और उसके बाद किसी कारणवश 2013 में मुझे बिहार शिफ्ट होना पड़ा और फिर मैं पैक्स अध्यक्ष, लगातार 3 चुनाव मैं पैक्स अध्यक्ष का चुना गया हूँ और दूसरी बार जो मैं जीता था वो संभवतः समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड मेरे नाम से था और इसके बाद फिर अभी मुखिया का चुनाव हुआ था तो उसमें भी हमारी विजय हुई थी और लगातार हम राजनीति में हैं और राजनीति के साथ साथ समाज नीति में भी है। कई नीतिगत कामों में हमने बिहार स्तर पर बदलाव करवाए हैं आंदोलनों के जरिए। बिजली बिल की समस्या थी या जब प्राकृतिक आपदा में जो फसल नष्ट हो जाता है तो जब हमने आंदोलन किया था उससे पूर्व से मोटे अनाज का फसल क्षति होता था, जैसे मकई है, गेहूं है, तो लोगों सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाता था। लेकिन हमारे आंदोलन के बाद सब्जी की क्षति पर भी सरकार ने मुआवजा देना शुरू किया था। तो कई आंदोलनों के साथ हमने जन समस्याओं को लेकर, जन सरोकार को लेकर आंदोलन करते रहे हैं और उसका नतीजा भी मिलता रहा है। और सरायरंजन जो है वो हमारा गृह क्षेत्र है। विजय कुमार चौधरी यहाँ बाहरी हैं और मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। तो विजय कुमार चौधरी का जहाँ क्षेत्र है वहाँ से वो चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? वो कोई आरक्षित क्षेत्र नहीं है, वो सामान्य सीट है। तो अगर उनको लड़ना है, उनके अपने व्यक्तित्व पर या उनके नीतियों पर भरोसा है, तो अपने क्षेत्र से चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? वो सरायरंजन को क्यों चुनते हैं? दरअसल मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि विजय कुमार चौधरी एक परजीवी हैं। वो जिस तरह से गाय और भैंस पर चिमक्कन होता है, जितने लोग हैं समझते होंगे वो चिमक्कन गाय और भैंस का खून चूसता है और वो मोटा होता है, लेकिन उसके पास, परजीवी के पास ये क्षमता नहीं होती है कि अपने भोजन का उत्पाद वो खुद कर पाए। उसी तरह विजय कुमार चौधरी हैं जिन्होंने सरायरंजन को चूसा है, लूटा है और विकास उन्होंने केवटा का किया है, विकास उन्होंने बेगूसराय का किया है। ये उनकी परजीविता है। बड़ा सवाल है कि तीसरी बार विधानसभा गए हैं विजय चौधरी सरायरंजन से, तो आखिर 3 बार के विधायक रहने के बाद और आप कह रहे हैं क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्होंने बिहार में विकास की गंगा बहा दी है, सुशासन की सरकार है और बहुत ही करीबी मित्र कहें तो विजय चौधरी हैं नीतीश जी के। तो ये लाभ विजय चौधरी जी को लेना चाहिए। आखिर क्या वजह मानते हैं कि विजय कुमार चौधरी ने इस क्षेत्र का विकास नहीं करके दूसरे क्षेत्र का या उनका जो गृह विधानसभा है उसका विकास किया, या फिर जिस ज़िले से वो आते हैं उस ज़िले का विकास किया? तो आखिर यहाँ का विकास करने में उन्होंने परहेज क्यों किया, हम वजह जानना चाहेंगे। वित्तीय लाभ, अगर मान लीजिए कि कोई युवाओं के लिए नौकरी निकली, जैसे विधानसभा में भी नौकरी निकली थी, उस समय के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मैसेज भी दिखाया था उनके पीएस का, तो कि जल संसाधन मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष उस समय हुआ करते थे, कि विधानसभा अध्यक्ष के पीए के द्वारा भेजा गया विधानसभा के सचिव को कि भाई इस रोल नंबर के बच्चे को नौकरी दे दीजिए। तो उनका क्या होता है कि अगर क्षेत्र के बच्चे से वो पैसे की उगाही करेंगे नौकरी के लिए तो वो पकड़े जाएंगे, लोग उनको वोट नहीं देगा। तो वो बाहर के बच्चों से पैसे की उगाही करके उनको नौकरी लगवाते हैं ताकि क्षेत्र में उनकी बदनामी ना हो। वो कंबल ओढ़कर घी पीने की कला अगर किसी को आती है तो विजय कुमार चौधरी को आती है। विजय कुमार चौधरी जितनी शालीनता के साथ घी पीते हैं, लोगों का शोषण और दोहन करते हैं, ये संस्कृति और ये गुणवत्ता शायद भारतीय राजनीति में विरले है, भारतीय राजनीति में किसी के पास नहीं है।
देखिए, दिल्ली जैसे आप महानगर में रह के आए हैं, शिक्षा भी आपने वहीं से प्राप्त की है और अब आप गांव आ गए हैं और विधानसभा क्षेत्र भी है आपका, और आप कह रहे हैं कि 3 बार के विधानसभा का जो कार्यकाल रहा है उसमें सिर्फ विजय कुमार चौधरी ने लूट मचाई है। तो विजय कुमार चौधरी के साथ इस लूट में उनके साथ और कौन कौन लोग रहे हैं, कुछ मुख्य लोगों के बारे में जानकारी है? बिल्कुल, हर ग्राम पंचायत में 5, ये नेटवर्किंग मार्केटिंग की तरह काम करते हैं। हर ग्राम पंचायत में 5 दलाल होता है, फिर प्रखंड में 2-3 दलाल होते हैं, और फिर जो मेन होता है वो एक व्यक्ति होता है। सारा कलेक्शन ड्रेनेज सिस्टम की तहत ड्रेन होके वो एक जगह इकट्ठा होता है और वहाँ से यूटिलाइज होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विभिन्न डिपार्टमेंट हैं, RWD है, PSD है, विधायक फंड है, और जब आप इसके ठेके को देखेंगे तो एक सिमिलरिटी है कि एक ही व्यक्ति जो विधायक फंड का काम करेगा वही शिक्षा विभाग से निकलने वाले टेंडर में अपीयर होता है इस क्षेत्र में, वही RWD के टेंडर में अपीयर होता है, वही व्यक्ति PhD के टेंडर में अपीयर होता है। सवाल उठता है कि अगर इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता तो और भी युवाओं को रोजगार मिलता, बनिस्पत कि एक ही व्यक्ति के द्वारा ये कलेक्शन किया जाता है। ये सबसे बड़ा सबूत है कि एक ही व्यक्ति लगातार विधायक फंड का काम या शिक्षा विभाग का काम या RWD का काम या PhD का काम सरायरंजन क्षेत्र में करे तो होता है। एक चीज़ और भी दिलचस्प है, अगर आप पत्रकार हैं, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए तो आप पाएंगे कि उनके सगे संबंधी, उनके अपने सगे संबंधी हैं, उनके नाम पर इस क्षेत्र में ठेका होता है। इस क्षेत्र में ठेका उनके करीबी सगे संबंधी, ब्लड रिलेटिव का इसमें ठेका होता है। केवटा के लोगों का भरमार होता है इस ठेका में। सवाल उठता है कि सबसे सुंदरवान, सबसे बलवान, सबसे गुणवत्तापूर्ण ठेकेदार क्या सिर्फ केवटा में पैदा लेता है या विजय कुमार चौधरी के इर्द गिर्द ही पैदा लेता है या इसके आगे भी पैदा लेता है? मैं साफ स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, अगर विजय कुमार चौधरी या उनके करीबियों का जो कलेक्शन स्टाफ है, अगर उनकी माँ ने उन्हें रोटी खा के जना है तो पूरे सरायरंजन के बेटे को भी उसकी माँ ने रोटी खा के जना है। तो उसमें सिमिलरिटी है। अगर आपके लोग में गुणवत्ता है तो सरायरंजन के हर बेटे में गुणवत्ता है, आपके लोगों में गुणवत्ता नहीं है तो सरायरंजन के बेटे में भी गुणवत्ता है। ये सिमिलरिटी होनी चाहिए, समान अवसर सबको मिलना चाहिए, और जिसमें टैलेंट होगा उस अवसर को प्राप्त करेगा। लेकिन आप पिक एंड चूज, जो आपको कलेक्शन देगा उसको आप चूज करते हैं, जो कलेक्शन नहीं देगा उसको आप डिस्क्वालीफाई करा देते हैं। दिस इज नॉट फेयर। ये कभी भी उचित नहीं है और ये डिस्क्रिमिनेशन माननीय मंत्री के द्वारा लगातार किया जा रहा है। मैं आपको ये कौन व्यक्ति है जो कलेक्टर की भूमिका में? उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, उनके केवटा के लोग हैं, क्षेत्र में सब जानता है, और हम डरते हैं कहने से। वो क्षेत्र में पूरे भारत में भारतीय दंड संहिता चल रहा है, लेकिन सरायरंजन में बबलू एक्ट और विजय एक्ट चलता है। आप एक शब्द बोलकर देखिए, मेरे साथ जो कार्यकर्ता होते हैं उनका वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं। उनको आप कहिएगा मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, उसको फ़ोन किया जाता है कि तुम्हारे रास्ते को बंद करवा दूंगा, तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ये बबलू एक्ट, ये कुछ समझा नहीं मैं। जी, ये बबलू एक्ट है, उनकी PA हैं बबलू, आप सचिव हैं बबलू, वो एक्ट है। अगर उनकी बात आप नहीं मानिएगा तो आपको परेशान किया जाएगा, मानसिक रूप से आपका को प्रताड़ित किया जाएगा। ये एक्ट है। अगर IPC के धारा के तहत आप पर केस होता है तो आप बेल ले लीजिएगा, लेकिन बबलू एक्ट के तहत केस होता है तो आप बेल नहीं ले पाइएगा, आप घुट घुट के मरिएगा, घुट घुट के प्रताड़ित होइएगा। उनका ये खेल है कि जब मैंने बोलना शुरू किया, आज तक सरायरंजन में किसी ने भी बोलने का साहस नहीं किया। जब मैंने बोलना शुरू किया तो पहले उन्होंने मुझ पर केस करवा दिया, और जब मेरे साथ 12 लोग जो अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज का है उस बच्चे पर उन्होंने केस करवा दिया। यही बबलू एक्ट और विजय एक्ट है। विजय एक्ट को जानना चाहिए। बिल्कुल, ये तानाशाही प्रवृत्ति है कि मैंने जो कहा वही सच है, मैं जो कह रहा हूं वही तुम भी दोहराओ। लोकतंत्र नहीं है, ये पूरी तरह से तानाशाही है। और जो बबलू एक्ट है उसको पोषण करने वाले, उसको पिनअप करने वाले जो हैं वही विजय एक्ट। आप मुझे छोड़ दीजिए, आप इंडिविजुअल कहीं चले जाइए, आप चर्चा कर लीजिए। अभी विद्यापति नगर में है, मैं विद्यापति नगर के संदर्भ में आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके माध्यम से हमारी आवाज़ पूरे बिहार, पूरे भारत तक पहुंचेगी, और आपके माध्यम से सभी सामाजिक सरोकार रखने वाले लोगों से मैं आमंत्रित करता हूं कि ये समाजवाद की धरती है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है। आप आइए और सरायरंजन को बचा लीजिए। अगर अभी सरायरंजन को आप नहीं बचाइएगा तो अगला नंबर आपका होगा, फिर विजय चौधरी की तरह कोई दूसरा परजीवी जाएगा और आपके क्षेत्र का दोहन करेगा। मैं आपको कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। 24 जनवरी 1994 को विद्यापति ब्लॉक सृजित होता है, लेकिन आज तक की 2025 है, विद्यापति नगर के पास अपना ब्लॉक भवन नहीं है, अंचल कार्यालय नहीं है, वो ट्राइसम भवन में चलता है। और
कुछ ऐसे भी ऑफिस हैं जैसे समाज कल्याण विभाग, वो पदाधिकारी के पॉकेट में चलता है, सरकार से उसका रेंट लेता है और वो अटेंडेंस बनता है और वो यहाँ नहीं होता है, लेकिन आज तक उसको देखने वाला कोई नहीं था। मैं दूसरी बात कहता हूँ कि 1972 से हम विद्यापति नगर वासियों की मांग थी कि विद्यापति उगना महादेव बहुत महात्म का मंदिर है, वहाँ पर उसको पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाए। 2010 में चुनाव से पहले विजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में 31 जुलाई 2010 को मुख्यमंत्री आते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, इसको पर्यटन स्थल हमने बना दिया, और आज 2025 है, आज तक उसको पर्यटन स्थल नहीं बनाया गया। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि 1982 में कर्पूरी ठाकुर के द्वारा निर्देश पर हमारे यहाँ बना था अनुसूचित जाति छात्रावास प्रखंड स्तरीय, आज तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ, क्योंकि उस समय विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि जब चुनाव होगा तब मैं उद्घाटन करूँगा, और उस चुनाव में वो हार गए और उसके बाद से उद्घाटन नहीं हुआ। और आज उसमें जो जॉब था रसोइये का और रात्रि प्रहरी का, वो रिटायर कर चुका है। बिल्डिंग गिर रहा है लेकिन आज तक उद्घाटन नहीं हुआ है। ये 1, 2, 3 नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ कि मऊ अखाड़ा घाट है, 2010 में जो चुनाव था उससे पहले विजय कुमार चौधरी के द्वारा शिलान्यास किया गया उस पुल का, और आज 2025 है, 13 बार उसका शिलान्यास किया गया लेकिन आज तक नहीं बना है। और ये सवाल, ये जवाब विजय कुमार चौधरी आपको नहीं दे सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत विकट समस्या है। नल जल फेल है, और फेल होने का कारण सांस्थानिक नहीं है। जो टेंडर है वो विजय कुमार चौधरी के इर्द गिर्द के लोगों को टेंडर है। वो पीएचडी डिपार्टमेंट के जेई का नहीं सुनता है, वो एग्जीक्यूटिव का नहीं सुनता है। अगर कई बार मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं जब टर्मिनेट करने के लिए जाता हूं तो मेरे पास फ़ोन चला आता है, मैं चुप हो जाता हूं। उसको टर्मिनेट करने का साहस न जेई के पास है न एग्जीक्यूटिव के पास है। शुरुआत बहुत पहले कर दी है, लोगों के बीच आप जा भी रहे हैं, तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि भीड़ की शक्ल में यहाँ लोग मौजूद हैं, तो किस तरह से लोग आपसे मिलते हैं और क्या लगता है कि वो आपको अपना प्रतिनिधि स्वीकार करेंगे? क्या जनता आपके साथ अभी से दिख रही है? बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं घर से निकलता हूँ, माफ़ कीजिए, घर नहीं, जहाँ रुकता हूँ ठहराव से निकलता हूँ, तो 5 से 7 लोगों के साथ निकलता हूँ, और 10 बजते बजते ये कारवां बन जाता है। ये कहाँ से लोग आते हैं, कौन इनको आमंत्रित करता है, इनके बाइक में कौन तेल देता है, मैं नहीं जानता हूँ। ये कारवां बन जाता है। कोई खेतीहर मजदूर है, कोई दिहाड़ी करने वाला लोग है और मेरे साथ शामिल हो रहा है, तो उनका समर्थन नहीं है तो कैसे शामिल हो रहा है? अभी मैं निकल रहा था, अति पिछड़ा समाज की एक महिला ने मुझे खाना खिला दिया। मैं उनको नहीं जानता था, अभी तक मैं नाम नहीं जानता उनका कि वो कौन है। मैं उससे आगे गया, मुझे दूध से नहलाया गया। मैं अभिभूत हूँ। मैं उससे पिछले दिनों में यात्रा कर रहा था तो जेसीबी से भर के फूलों से मुझे ढक दिया गया। तो इससे बड़ा और प्रतीक क्या हो सकता है कि मेरे साथ जन समर्थन है और लोग मेरे से बात कर रहे हैं, लोग मुझे समय दे रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ, उनके बच्चे के साथ क्या हुआ। तो इससे बड़ा क्या प्रूफ हो सकता है कि मेरे साथ यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जन समर्थन है। देखिए, चुनाव के समय में मैं एक बार फिर आऊँगा, आपसे मिलूँगा, और उस समय आप प्रत्याशी होंगे, चुनाव का समय होगा, फिर चुनाव होंगे, मतगणना होगी। अगर आप विधानसभा पहुँच जाते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी जो विद्यापति नगर का कॉलेज खुलेगा, स्नातक कॉलेज बनेगा। उसके बाद जो हमारी प्राथमिकता होगी, उगना महादेव का मंदिर पर्यटन स्थल बनेगा, पर्यटन स्थल के तौर पे उसको घोषित किया जाएगा। शुद्ध और साफ पानी, कहते हुए मुझे शर्म आती है कि आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी मैं पानी, बिजली और सड़क की बात कर रहा हूँ। शुद्ध और साफ पानी हर घर तक समय पर पहुँचेगा। जो संपर्क पथ है, आप चले जाइए पूरे विद्यापति नगर में, जो अनुसूचित जाति अति पिछड़ा वर्ग का टोला है अधिक संख्यक, वहाँ आज तक संपर्क पथ नहीं है। उनके घर में कोई मर जाता है तो उसको अर्थी ले जाने के लिए जगह नहीं होता है, गोद में उठा के बाहर लगाया जाता है और वहाँ अर्थी बना के ले जाया जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी? उस स्थिति को बदला जाएगा और हर टोले तक संपर्क पथ का हम निर्माण करेंगे और सभी लोगों को समान अवसर मिलेगा। ये जो संगठित भ्रष्टाचार और दलाली ब्लॉक, थाना, सीओ के यहाँ फैला हुआ है, ये अविलंब रुकेगा। ये या तो संवैधानिक तरीके से रुकेगा या गैर संवैधानिक तरीके से पदाधिकारियों को पीट के मार के ठीक किया जाएगा, लेकिन इस व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। हमारा आखिरी सवाल होगा कि अगर विजय कुमार चौधरी सराय रंजन क्षेत्र से ही चुनाव लड़ते हैं तो आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि गामा पहलवान से जो है आपका मुकाबला होगा, क्योंकि एक ताकतवर व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान बिहार राजनीति में है। तो आपको इस मुकाबले को किस तरीके से और कितनी ताकत से लड़ पाएंगे? देखिए, वो गामा नहीं है और वो मजबूत नहीं है, वो प्लांटेड है। ये लोगों में उन्होंने प्रेषित किया है कि वो मजबूत है। उनसे ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। जो घर से भागा हुआ व्यक्ति कहीं मजबूत होता है? ये तो जो किसी को कोई दिक्कत होती है तो भाग के घर जाता है,
लेकिन तो घर से भागा हुआ व्यक्ति है जो केवटा से भाग के उजियारपुर से भाग के सरायरंजन आया है, तो ये मजबूत कैसे हैं? ये दुनिया के सबसे कमज़ोर व्यक्तियों में से एक हैं जो मजबूती का चोला पहन के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं मजबूत हूँ, मुझसे डरो, मुझसे सहमो। ये दरअसल बहुत ही कमज़ोर किस्म के व्यक्ति हैं। इनके पास साहस नहीं है कि आंख में आंख मिलाकर ये बात करें, आंख में आंख मिलाकर ये बताएं कि हमने ये किया, हमने वो किया। इनके पास साहस नहीं है। ये घर से भागा हुआ व्यक्ति कहीं मजबूत होता है? देखिए, बड़ी बात कही है इन्होंने कि घर से भागा हुआ व्यक्ति कभी भी मजबूत नहीं होता है। सरायरंजन में चुनाव होना है और ये युवा जिनका नाम कुणाल है, वे प्रत्याशी अभी से होने का दावा कर रहे हैं। जीत मिलेगी या हार, यह तो चुनाव परिणाम के बाद नज़र आएगा, लेकिन अभी जिस तरीके से वह बात कर रहे हैं और पदयात्रा कर रहे हैं, इसके अलावा और भी तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं, इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि इनका मंसूबा बेहद मजबूत और तल्ख है और आने वाला कल ऐसे ही व्यक्ति को राजनीति में देखना पसंद करेगा जो अच्छे विश्वविद्यालय से पढ़ लिख कर आए हैं। चूँकि राजनीति में अच्छे पढ़ लिख कर आने वाले लोगों का टोटा है। इस खास पेशकश में इतना ही। आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट के साथ। सब बखैर।